Hey, hello and welcome back to the channel. I am Priyanka and you're watching Anish Classes. Today we are going to start a new topic, that is PERT and CPM. Basically it is very important topic from exam point of view and also it is very simple. So it is very scoring. So let's get started. हम बात करते हैं सबसे पहले पर्ट और सीपीएम के मीनिंग की। पर्ट का मतलब होता है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और सीपीएम की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड। बेसिकली दोनों ही जो मेथड्स होते हैं वो प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए यूज किए जाते हैं। आप एस्टिमेटेड टाइम बता सकते हो और उससे रिलेटेड काफी सारे इंफॉर्मेशन बता सकते हो कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के अंदर आपको एक्सपेक्टेड कितना टाइम लगने वाला है या कितनी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होने वाली है, हर एक्टिविटी में कितना टाइम लगने वाला है। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप इनके जरिए बता सकते हो। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं? बेसिकली पर्ट जो होता है वो अनसर्टेनिटीज के लिए होता है। सबसे पहले तो ये डेवलप कब किया गया था? इट वाज डेवलप्ड इन लेट 1950s फॉर पोलरिस ब्लास्ट मिसाइल प्रोजेक्ट। पोलरिस ब्लास्ट मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए ये वाला जो मेथड है पर्ट वाला वो डेवलप किया गया था ताकि मैनेजर्स को मदद मिल सके किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, इन सब के अंदर मदद मिल सके। इसके लिए ये जो मेथड था इसे डेवलप किया गया था। पर्ट और सीपीएम से पहले 1940s के अंदर दूसरा मेथड यूज किया जाता था जिसको अपन गैंट चार्ट मेथड कहते हैं। गैंट चार्ट मेथड यूज किया जाता था इन दोनों मेथड से पहले, पर 1950s के अंदर ये वाला मेथड डेवलप किया गया था। बेसिकली पर्ट जो होता है वो अनसर्टेनिटीज से रिलेटेड होता है, यानी कुछ नया आप करने जा रहे हो, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, तो जहां आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट का या आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहां पे आप पर्ट को यूज करते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है और आपको पहले से काफी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो आप टाइम कैलकुलेट करते हो दैट इज एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, वो एक्सपेक्टेड टाइम होता है। दोनों ही मेथड्स प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए यूज किए जाते हैं, यानी किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग उसके लिए यूज किया जाता है। सीपीएम जो होता है इट वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इट वाज डेवलप्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जहाँ पे बेसिकली इसको पहले तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए किया गया था और फिर हम इसको ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस होता है किसी प्रोजेक्ट का। जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो बहुत सारी बिल्डिंग्स पहले बना चुका है और नया वो कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला है, किसी कोई यहाँ नया प्रोजेक्ट लेने वाला है किसी बिल्डिंग का, तो वो बहुत ही एक्यूरेटली बता सकेगा, बहुत ही आसपास एक्यूरेटली बता पाएगा कि उसको कितना टाइम लगने वाला है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है क्योंकि वो पहले भी इस प्रोजेक्ट पे या ऐसे सिमिलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो पहले काम कर चुका है, तो उसको इस चीज का एक्सपीरियंस होता है। साथ ही साथ उसको प्रायर एक्सपीरियंस होगा तो कोई अनसर्टेनिटी भी नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों चीजें होती है पर्ट और सीपीएम। पर्ट और सीपीएम में मेथड सेम ही यूज होते हैं, बस इनकी एप्लीकेशन अलग अलग जगह पर होती है। पर्ट हम यूज करते हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटीज होती है, जहाँ पे आपको पहले से एक्सपीरियंस नहीं होता। ये आप यूज करते हो सीपीएम को जहाँ पे आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस होता है, रिपीटेड मोड पे आप जो कोई प्रोजेक्ट को या एक्टिविटी को रिपीट करते रहते हो, उसके लिए आप सीपीएम को यूज करते हो। तो पर्ट और सीपीएम को दोनों के मेथड्स को समझने के लिए हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो ना, तो वो प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही काम नहीं होता, प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे काम इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन की ही बात करें, अगर आपको कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो सिर्फ उसमें कंस्ट्रक्शन में एक ही चीज इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है कि आपको दीवारें खड़ी करनी पड़ेगी, फिर छत डलेगी, प्लास्टर होगा, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। दिस वाज फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो आपकी होती है एक्टिविटीज कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के अंदर उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। ठीक है, एक्टिविटीज को हम डिनोट करते हैं एरो साइन से। ठीक है, एरो साइन से हम एक्टिविटीज को डिनोट करते हैं और ये जो एरो साइन है हमेशा फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड कभी भी नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज होती है इवेंट। इवेंट क्या होता है कि इवेंट आप कह सकते हो एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी एक्टिविटीज इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो हर एक्टिविटी से पहले भी एक इवेंट होता है और हर एक्टिविटी के बाद भी एक इवेंट होता है। इवेंट को हम मोस्टली सर्कल से डिनोट करते हैं और कभी कभी हम चाहें तो इसे स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, पर बेसिकली
मोस्ट जनरली हम ये सर्कल से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी तो हो गई, कितनी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है इसको आप एरो साइन से डिनोट करते हो, जबकि इवेंट को आप सर्कल से डिनोट करते हो। तो हर एक्टिविटी के पहले भी एक इवेंट होता है, हर एक्टिविटी के बाद भी एक इवेंट होता है, ठीक है। अब होता है मर्ज इवेंट। इससे पहले हम दो टॉपिक और देख लेते हैं जो इसमें नहीं लिखा हुआ। इसको हम कहते हैं टेल इवेंट और इसको हम कहते हैं हेड इवेंट, ठीक है। टेल इवेंट क्या होता है, एक्टिविटी की टेल जिस तरफ होती है उस साइड वाला इवेंट आपका कहलाता है टेल इवेंट, और एक्टिविटी का एरो वाला जो साइन है तो वो जिस तरफ होगा, यानी एक्टिविटी का हेड जिस तरफ होगा वो आपका कहलाता है हेड इवेंट, ठीक है। इसके जस्ट बाद जो इवेंट आ रहा है वो आपका कहलाता है हेड इवेंट। ये और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा जब अपन पूरा डायग्राम बनाएंगे। हमने कहा था कि नेटवर्क डायग्राम पे बेस्ड होता है ये, पर्ट और सीपीएम दोनों में कॉमन मेथड यूज होते हैं, जिसके अंदर हम दोनों में ही नेटवर्क डायग्राम को यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो वहां पे हम ये सारी चीजों को यूज करते हैं, एक्टिविटी को एरो साइन से, इवेंट को सर्कल से डिनोट करते हैं। ये एक्टिविटी के पहले भी होता है, एक्टिविटी के बाद भी होता है, ठीक है। पहले वाला कहलाता है टेल इवेंट और बाद वाला कहलाता है हेड इवेंट, ठीक है। अब देखते हैं मर्ज इवेंट। मर्ज इवेंट क्या होता है, जहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज आके एक ही जगह पे खत्म हो जाती है, यानी एक इवेंट पे जब बहुत सारी एक्टिविटीज आके खत्म हो जाती है, दो या दो से ज्यादा, तो वो मर्ज इवेंट कहलाता है। जैसे ये एक्टिविटी भी यहाँ आके खत्म हुई और ये एक्टिविटी भी यहाँ आके खत्म हुई, ठीक है। इसका टेल इवेंट तो दोनों के अलग अलग थे, पर दोनों यहाँ पे आके मर्ज हुए तो दोनों के हेड इवेंट सेम हो गए, ठीक है। ये कहलाता है मर्ज इवेंट, क्योंकि दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ आके मर्ज हो रही है इस वाले इवेंट पे, ठीक है। फिर आपका आता है बर्स्ट इवेंट। बर्स्ट का मतलब जहाँ से नई एक्टिविटीज निकल रही हो, तो ऐसा इवेंट जहाँ से बहुत सारी नई एक्टिविटीज निकल रही है वो आपका कहलाता है बर्स्ट इवेंट, जहाँ से बर्स्ट हो रही है नई एक्टिविटीज। फिर आता है प्रेडिक्सर एक्टिविटी। प्रेडिक्सर एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी जिसका पूरा होना जरूरी है आपकी बाद वाली एक्टिविटी को शुरू करने के लिए। जैसे कि अगर हम कंस्ट्रक्शन में बात करें तो दीवारों का खड़ा होना जरूरी है छत डलने के लिए, ठीक है। तो दीवारें खड़ी करना आपका प्रेडिक्सर एक्टिविटी है, क्योंकि इसका पहले खत्म होना जरूरी है, तभी आप छत डाल सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी होती है प्रेडिक्सर एक्टिविटी, यानी पहले वाली एक्टिविटी जिसका पूरा होना जरूरी है आगे वाली एक्टिविटी के शुरू होने के लिए। फिर आती है सक्सेसर एक्टिविटी। सक्सेसर मतलब बाद वाली एक्टिविटी। जैसे अगर मैंने दीवारें खड़ी कर दी तो अब उसके बाद वाली एक्टिविटी क्या होगी, छत डालना, ठीक है। तो सक्सेसर एक्टिविटी मतलब बाद वाली एक्टिविटी। कॉनकरेंट एक्टिविटीज। कॉनकरेंट मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो साथ साथ में की जा सकती है, ठीक है, वो आपकी होती है सक्सेसर एक्टिविटी। फिर आती है कॉनकरेंट एक्टिविटी। फिर है डमी एक्टिविटी। बेसिकली दोनों ही जो मेथड्स है पर्ट और सीपीएम वो नेटवर्क डायग्राम पर बेस्ड है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, दो इवेंट्स एक साथ शुरू होते हैं और एक ही साथ खत्म हो जाते हैं, तो उन दोनों इवेंट्स की प्रेजेंटेशन काफी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि हम प्रेजेंट कर देते हैं तो इसके अंदर काफी कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम डमी एक्टिविटी का यूज करते हैं। डमी एक्टिविटी सिर्फ हमारी रिप्रेजेंटेशन में होती है, इसका रियल से या एक्चुअल प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, ना ही इसका कोई प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है, ठीक है। ना तो इसके अंदर कोई टाइम इन्वॉल्व होता है, ना ये एक्टिविटी एक्चुअल में परफॉर्म की जाती है। ये एक्टिविटी सिर्फ हम शो करने के लिए यूज करते हैं, इसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसे तब यूज किया जाता है जब दो एक्टिविटीज के हेड इवेंट और टेल इवेंट दोनों सेम हो, ठीक है। जैसे ये टेल इवेंट हो गया, ये हेड इवेंट, इसकी भी यही है और इसका भी यही है, ठीक है। तो ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो वो आपको बाद में समझ में आएगा, जब हम नेटवर्क डायग्राम्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं ऐसे केसेस में। तो ऐसे केसेस में हम कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए डमी एक्टिविटी का यूज करते हैं, जहाँ पे एक एक्टिविटी को हटा के हम उसे कहीं और से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन होती है वो आपकी डमी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है, इसका खुद का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है और ना ही इसे एक्चुअल में परफॉर्म किया जाता है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के वक्त यूज की जाती है, ठीक है। फिर आता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब तो सिंपल है, आप काफी बार पढ़ चुके हो। प्लानिंग का मतलब कि आप प्रोजेक्ट के अंदर डिसाइड करते हो, प्लान करते हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज पूरी की जाने वाली है, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें प्लान करते हो, ठीक है। फिर शेड्यूल करते हो। शेड्यूल करते हो कि कब कौन सी एक्टिविटी को शुरू किया जाएगा और फिर उसके अंदर कितना मैन पावर इन्वॉल्व होगा, कितने रिसोर्सेज होंगे, उनको अवेलेबल करवाना, तो वो सारे आपके आते हैं शेड्यूलिंग में। फिर आता है कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग का बेसिकली एक सिंपल सा मतलब होता है कि आप कुछ स्टैंडर्ड्स लेके चलते हो कि स्टैंडर्ड इतना टाइम लगेगा, स्टैंडर्ड इतने रिसोर्सेज लगेंगे, वो सारी चीज़ें आप एस्टिमेट करके चलते हो। तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे आपका काम कंप्लीट होता है आप एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हो और जहाँ पे भी कंट्रोलिंग मेजर्स लिए जा सकते हैं उसे आप फॉलो करते हो, तो वो आपकी होती है कंट्रोलिंग। फिर आता है नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम होती है बेसिकली रिप्रेजेंटेशन। ये जो सारी आप पूरे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को जब आप डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो वो आपका नेटवर्क डायग्राम कहलाता है, ठीक है। उसके अंदर ये सारी सिंबल्स इन्वॉल्व होते हैं, एरो, सर्कल, डॉटेड लाइन और ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। पाथ पाथ होता है कि आपकी इनिशियल एक्टिविटी से लेकर एंड एक्टिविटी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पाथ इन्वॉल्व होते हैं। वो जब हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे पाथ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कि हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पाथ इन्वॉल्व होते हैं। वैसे कि उनमें से जिस पाथ का ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, यानी जो हमारी पूरी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को डिसाइड करता है, ठीक है, वो क्रिटिकल पाथ कहलाता है। यानी जिस पाथ में सबसे ज्यादा ड्यूरेशन इन्वॉल्व होता है वो हमारा क्रिटिकल पाथ कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको नेटवर्क डायग्राम समझने से पहले जरूरी थे इन सबको समझना। ये सारे सिंबल्स होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नेटवर्क डायग्राम को कैसे बनाते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम उसका नेटवर्क डायग्राम बना लें, ठीक है। तो नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए आपको हमेशा एक्टिविटीज दे रखी होगी और उनकी प्रेडिसर एक्टिविटी दी हुई होगी, ठीक है, यानी कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है और किस एक्टिविटी को शुरू करने के लिए पहले कौन सी एक्टिविटी का खत्म होना जरूरी होता है। जहां पे भी डैश आ जाता है प्रेडिसर एक्टिविटी में, उसका मतलब होता है कि इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो यानी वहीं से आपकी एक्टिविटी शुरू होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे एक इवेंट बनाते हैं और इवेंट से सबसे पहली एक्टिविटी को हम नाम दे देते हैं ए। सबसे पहले आपको एग्जाम में अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आप रफ डायग्राम बनाओगे, ठीक है, क्योंकि पहली बार में फेयर बन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे जैसे हम आगे के क्वेश्चंस में बढ़ते जाएंगे गलतियां भी बढ़ती जाएगी, इसलिए पहले रफ डायग्राम बनाना है और लास्ट में उसको फेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहली एक्टिविटी तो हो गई ए एक्टिविटी। मैंने बोला था एक्टिविटी के पहले भी एक इवेंट होता है और बाद भी एक इवेंट होता है, ठीक है, ये हो गया। अब ए से कौन सी एक्टिविटी निकल रही है, बी, तो ए से एक्टिविटी निकल रही है बी। अब बी से तीन एक्टिविटीज निकल रही है, सी, ई और एफ। ये सी, ई और एफ, ठीक है, तीन एक्टिविटीज निकल रही है। अब देखो सी से एक एक्टिविटी निकल रही है डी, सी से एक एक्टिविटी निकल रही है डी और एफ से एक एक्टिविटी निकल रही है जी, एफ से निकल रही है जी। अब हम लास्ट में देख रहे हैं कि डी, ई और एफ तीनों से निकल रही है आई, ठीक है, यानी डी, ई और एच। जी से निकल रहा है एच, ये निकल रहा है जी से निकल रहा है एच, ठीक है। अब देखो डी, ई और एच तीनों से एक एक्टिविटी निकल रही, ठीक है, तो तीनों से जब एक एक्टिविटी निकलेगी तो तीनों का एक पॉइंट पे मिलना भी जरूरी होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम पड़ रही है तो मैं इसको थोड़ा छोटा बना देती हूँ। पहले एक्टिविटी निकली अपनी ए, फिर ए से अपनी एक्टिविटी निकली बी, फिर बी से तीन एक्टिविटीज निकली थी सी, ई और एफ, तीन एक्टिविटीज निकली थी। सी से निकली डी, ठीक है, और एफ से निकली थी जी, जी से निकली थी एच। अब हम देख रहे हैं कि डी, ई और एच तीनों से एक एक्टिविटी निकल रही है ना, तो तीनों का एक जगह पे मिलना जरूरी है। तो यहाँ पे हम एक इवेंट बनाएंगे और ये तीनों एक्टिविटीज जो है सिर्फ इस एक ही इवेंट पे आके मिल जाएगी, ठीक है, तीनों एक ही जगह पे आ गई। ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एच हो गया। तो डी, ई और एच से आई निकल रहा है, ये निकल गया आई। जब इसको इरेज कर देते हैं तो ये बन गया आपका नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। पहले रफ में बनाना है और ये फिर लास्ट में आपका फेयर डायग्राम बन जाएगा, ठीक है।
जितनी एम्बिग्विटी को आप हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, जितना कम कर सकते हो वो करना है आपको। ज़्यादा काटा पीटी और वो सारी चीज़ें नहीं दिखानी, जितना आप उसको क्लीन दिखा सकते हो उतना दिखाना है, क्योंकि इसमें हम आगे जाके बहुत सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़े बहुत और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। अब हम ये एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, ए से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, तो सबसे पहली एक्टिविटी हमारी कौन सी हो जाएगी? ए हमारी सबसे इनिशियल एक्टिविटी हो जाएगी। फिर ए से हमारी 3 एक्टिविटीज निकल रही है, यानी बी, सी और ई। फिर बी, सी और ई, तीन एक्टिविटीज निकल रही है। अब बी से देखो 2 एक्टिविटीज निकल रही है, डी और एफ। बी से निकल रही है डी और एफ। यहाँ पे मैंने दोनों एक्टिविटीज को एक ही जगह पे बनाया। ठीक है, दोनों सी और डी दोनों को एक ही इवेंट पे बनाया। वो क्यों बनाया? क्योंकि सी और डी से कंबाइन एक एक्टिविटी निकल रही है जी। ठीक है, सी और डी से हमारी निकल रही है एक एक्टिविटी जी। फिर देखो एफ से निकल रही है एच, ये हमारी एफ थी। एफ से निकल रही है एच। जी से 2 एक्टिविटीज निकल रही है आई और जे। और देखो एच और आई से कंबाइन एक एक्टिविटी निकल रही है, तो एच कहाँ पे है? ये रहा। और जी से निकल रही है आई और जे, तो आई को हम एच के पास बना देते हैं, ये हो गया आई, और एक एक्टिविटी हम बना देते हैं जे। ठीक है, फिर कौन से निकल रही है? एफ से के। ओके, एफ से के भी था। एफ से एक और एक्टिविटी थी के। ठीक है, एच और आई से कंबाइन होके निकल रहा है एल, और ई और जे से, ये रहा ई और ये रहा जे। तो अगर हम जे को यहाँ पे बनाए और ई को यहाँ पे बनाए, तो ई और जे से कंबाइन निकल रहा है एम। अब देखो, ये हमारा फाइनल तो कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, एक पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो ये कि नेटवर्क बनाने के बाद, पूरा डायग्राम बनने के बाद एक से ज्यादा लूज एंड्स नहीं रहने चाहिए। देखो, एक से ज्यादा लूज एंड्स का मतलब है एक से ज्यादा लूज इवेंट्स लास्ट में नहीं रहने चाहिए। जैसे ये भी लूज है, ये भी लूज है और ये भी लूज है। ठीक है, तो आपको इनको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि लास्ट में ये सारे एक ही एक्टिविटी पे, एक ही इवेंट पे जाके खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज जो है एक इवेंट पे जाके मिलनी चाहिए। तो अगर हम देखें एल, एम और के है ना, तो ये रहा हमारा के, यहां से निकाला था एल और यहां से निकाला था एम। तो यहाँ पे हमारे तीनों जो है एक ही पॉइंट पे जाके खत्म हो रहे। बस थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे क्लियर हो जाएगी। पहली चीज तो ये कि जहाँ से 2 कंबाइंड एक्टिविटीज एक साथ निकल रही है वहां पे आपको मर्ज करके बनाना है। जो अपन ने मर्ज इवेंट देखा था ना, ये मर्ज इवेंट हो गया। और जहाँ से एक से ज्यादा एक्टिविटीज निकल रही है वो बर्स्ट इवेंट हो गया हमारा। लास्ट में एक से ज्यादा लूजेंट्स नहीं रहने चाहिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो ध्यान रखना है। अब और क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन डमी एक्टिविटी पे बेस्ड है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि तब आपको पता चलेगा कि आपको डमी एक्टिविटी बनानी है या नहीं बनानी। ठीक है, तो वो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ए से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, तो शुरुआत हमारी ए से ही होगी। ठीक है, उसके बाद देखो ए से 2 एक्टिविटीज निकल रही है, बी और सी। ठीक है, वो हम बना देंगे, एक बी है और एक सी है। ये 2 एक्टिविटीज निकल रही है। फिर बी और सी से आप देखो कंबाइन निकल रही है, तो यानी बी और सी का जो हेड इवेंट है और जो टेल इवेंट है दोनों एक ही है। ठीक है, तो डमी एक्टिविटी का हमने मतलब यही पढ़ा था कि डमी एक्टिविटी हम तब बनाते हैं जब किसी 2 एक्टिविटीज के हेड इवेंट और टेल इवेंट सेम होते हैं, तो उन्हें हम एक जैसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम डमी एक्टिविटी बनाते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि डमी एक्टिविटी आप किससे किस पे बनाओगे। ठीक है, जैसे कि पहले तो ये देखो बी और सी से कंबाइंड एक्टिविटी निकल रही है, ये तो हमने मान लिया, पर पहले आपको ये देखना है कि किसी से कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी भी निकल रही है क्या। जैसे कि बी से एक इंडिविजुअल एक्टिविटी भी निकल रही है ई, तो पहले आप जिससे इंडिविजुअल एक्टिविटी निकल रही है ना वो बनाओगे। ठीक है, ई निकल गया। अब यानी यहाँ से उस पे तो जा नहीं सकते। ठीक है, तो दूसरी तरफ आओ,
बी से सी पर हम एक डमी एक्टिविटी बनाएंगे। इस डमी एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि बी और सी जो है ये कंबाइन हो गए यहाँ पे, ठीक है, बी और सी यहाँ पे कंबाइन हो गए। तो यहाँ से हम कंबाइंड एक्टिविटी डी को निकाल सकते हैं। ये हो गई डी हमारी कंबाइंड एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो डी और ई यानी ये दोनों से भी एक कंबाइंड एक्टिविटी निकल रही है एफ, लेकिन डी से एक इंडिविजुअल एक्टिविटी बी निकल रही है, ठीक है। ये तो दोनों अलग अलग है तो हम बना भी सकते हैं दोनों को एक जगह, लेकिन यहाँ पे जब ऐसा केस होता है कि दो एक्टिविटी से एक कॉमन एक्टिविटी भी निकल रही है और एक से एक इंडिविजुअल भी निकल रही है, तो जैसा कि यहाँ पे डी और सी से कंबाइंड भी एक एक्टिविटी निकल रही है, लेकिन डी से इंडिविजुअली भी एक एक्टिविटी निकल रही है। तो पहले जो इंडिविजुअली निकल रही है आप उसको निकालोगे, ठीक है, कौन से निकल रही है, डी से जी एक इंडिविजुअल एक्टिविटी निकल रही है, ठीक है। और अब देखो डी और ई से कंबाइंड एक एक्टिविटी निकल रही है एफ, तो आप दूसरी तरफ डी से ई पर एक डमी एक्टिविटी भेजोगे, ठीक है, और उससे निकालोगे एफ। अब लास्ट में एफ भी लूज एंड है और जी भी लूज एंड है, ठीक है। तो अपन ने कहा था कि लास्ट में सिर्फ एक ही लूज एंड होना चाहिए, तो हमने दोनों को एक ही जगह पे मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस टाइप का हमारा डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि हमने बोला था सिर्फ फॉरवर्ड में ही जाना चाहिए, एरो का जो साइन है वो हमेशा फॉरवर्ड जाना चाहिए, इसको आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं बोल सकते, ये सारे फॉरवर्ड ही हैं। अब आप जब आगे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि फॉरवर्ड से मैं क्या कहना चाह रही हूँ और बैकवर्ड से मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये सारे एक ही सीक्वेंस में चल रहे हैं, सारे आगे की तरफ ही चल रहे हैं। जब हम आगे जब और नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज तो क्लियर है, आगे हम इसमें बेस्ड और क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब हम ये एक और नेटवर्क डायग्राम बना के देखते हैं। इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, इसलिए मैं ये वाला डायग्राम आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ए बी और सी तीनों से ही प्रोड्यूसर एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, तो तीनों ही इनिशियल एक्टिविटी हो गई। तो यहाँ से तीन एक्टिविटीज निकल रही है, ए बी और सी। ए बी और सी तीन एक्टिविटीज निकल रही है। अब आप देख रहे हो ए और बी से कंबाइंड एक्टिविटी निकल रही है और बी और सी से भी एक कंबाइंड एक्टिविटी निकल रही है, ठीक है। तो मतलब बी पे तो कोई भी एरो नहीं आ सकता इन शॉर्ट, क्योंकि अगर बी पे आया तो इसका मतलब बी से दूसरे के ऊपर भी जाएगा। देखो अगर हम यहाँ से ए से बी पर एक कंबाइंड एक्टिविटी निकाल देते, मतलब डमी एक्टिविटी निकाल देते, तो यानी ए और बी से आप कंबाइंड एक्टिविटी निकाल पाओगे, ठीक है। अगर ऐसे हमने बना दिया तो ए और बी कंबाइंड हो गए यहाँ पे और इनसे जो एक एक्टिविटी निकल रही है वो निकल जाएगी डी, ठीक है। लेकिन अगर आपको बी और सी पे बनाना है तो आप बी और सी से यहाँ पे तो फिर जा नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ आओगे, बी से सी पे आओगे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ए भी यहाँ आ गई, ये बी भी आ गई और ये सी भी आ गई, ठीक है। इसलिए आप बी पे तो नहीं आ सकते, तो आप क्या करोगे, बी से सी पे और बी से ए पे डमी एक्टिविटी लेकर जाओगे। अब यहाँ पे ए और बी कंबाइन है तो ए और बी से कॉमन एक्टिविटी निकल जाएगी बी, और बी और सी से अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये है जो बताने का है, बी और सी से कंबाइंड एक्टिविटी निकल रही है ई, लेकिन सी से भी एक इंडिविजुअल एक्टिविटी निकल रही है एफ। तो मैंने कहा था कि जहाँ पे भी ऐसा हो कि इंडिविजुअल भी निकल रही है और कॉमन भी निकल रही है तो पहले इंडिविजुअल को निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी से पहले तो इंडिविजुअल एक्टिविटी निकाल देते हैं एफ, ठीक है। अब देखो बी और सी से कंबाइंड एक्टिविटी होनी चाहिए, तो हम हमेशा तो ऐसा करते हैं कि जिससे इंडिविजुअल निकल रही है वो ठीक है, दूसरे वाले के ऊपर डमी भेज दो। तो यहाँ से दूसरे वाले पे तो डमी भेज नहीं सकते, क्योंकि अगर सी से बी पे डमी भेजा तो वो बी से ए पे भी डमी जाएगा, ठीक है, तो वो हम कर नहीं सकते। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस केस में जहाँ हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम बी और सी दोनों से ही डमी एक्टिविटी बनाएंगे, ठीक है, और ये दोनों डमी एक्टिविटी किसी नए इवेंट पे जाके मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि बी और सी दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है। अब बी और सी से जो कंबाइंड एक्टिविटी निकल रही है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो इजीली, एफ निकल रही है, सी से एफ निकल रही है, सी का है, हाँ सी से तो एफ निकाल ही दिया था पहले, और बी से जी निकल रहा है, और जी ई और एफ तीनों एक ही जगह पे आना चाहिए, तो ये भी
यहाँ पे आएगा, और डी से जी निकल रहा है वो भी यहाँ पे आएगा, और जी ई और एफ ये आ गए तीनों एक जगह पे, जी ई और एफ तीनों एक जगह पे आ गए। यहाँ से आपकी एक और एक्टिविटी निकल रही एच। तो जो पॉइंट बताने वाला था वो ये कि जब ऐसा केस होता है तो यहाँ पे हम अलग से ही दोनों की डमी एक्टिविटी निकाल के किसी तीसरे इवेंट पे मिला सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा हमारा नंबरिंग करने का, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे करोगे, ये हो गया 1 तो हमेशा सबसे इजी रहेगा। अब ये देखो इधर से मूव करके उधर भी जा सकते हो और इधर से भी जा सकते हो आगे। तो आप एक काम करो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो और इसको 4 अगर इसको 4 देने से क्या होगा, अगर ऐसे आप इधर से घूम के जाते हो तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगा, है ना। अब आप चाहो तो इसको नंबरिंग दो, चाहे इसको दो, पर इसको नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ से अभी और एक्टिविटीज आ रही है, ठीक है। तो हम इसको नंबरिंग दे देते हैं 5, इसको दे देते हैं हम 6, फिर ये दोनों आ जाएगी यहाँ पे 7 और ये लास्ट में हो जाएगी 8, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सबका ऑर्डर सही है ना, यहाँ से इस पे, इससे इस पे, फिर 4 से 5 7 8, ठीक है। 1 3 6 7 8, ठीक है। 1 2 6 7 8, ठीक है। 1 2 7 8, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं तो हमने नंबरिंग बिल्कुल सही की। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर इस पूरे टॉपिक के अंदर पूरी क्लास में आपको कुछ भी डाउट था तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास में तो हमने सीखा कि नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या होता है, यानी हम क्रिटिकल पार्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। So see you in the next class. Till then, stay healthy, stay happy, and don't forget to subscribe the channel, press the bell icon, and also share with your friends. And also you can join the Telegram channel.